स्वागत है आप सभी का। आज एक नए टॉपिक के साथ पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हैं। इस टॉपिक का नाम है भूगोल में कुमारी ई.सी. सैंपल का योगदान। तो आइए शुरू करते हैं अमेरिकी भूगोल विदुषी ई.सी. सैंपल के महत्वपूर्ण भौगोलिक योगदानों और कार्यों को। ई.सी. सैंपल, इनका पूरा नाम एलिन चर्चिल सैंपल था, जिनका जन्म वर्ष 1863 में संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसविले के केंटुकी राज्य में हुआ था। यह एक किसान परिवार में पैदा हुई थी। प्रारंभ से ही अत्यंत प्रतिभावान थी। आगे चलकर के अपने शैक्षिक जीवन में यह रैडजेल की शिष्या के रूप में जानी गई और रैडजेल के कार्यों का इनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे यह भी आगे चलकर नियतिवाद की प्रबल समर्थक हो गई और इन्हें कठोर नियतिवादी भी कहा जाता है। कठोर निश्चयवाद का अग्रणी दूत भी कहा जाता है। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसे पूछा गया है। आइए देखते हैं इनके योगदानों को। पहले कुछ पुस्तकों के माध्यम से इनके योगदान को देखा जाएगा। पहला है अमेरिका का इतिहास एवं भौगोलिक दशाएं। यह ऐसी पुस्तक रही जो अमेरिकी भौगोलिक इतिहास में आज तक सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसका प्रकाशन वर्ष 1903 में हुआ था। अमेरिकन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफिक कंडीशंस इस पुस्तक का इंग्लिश वर्जन नेम है। इसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी भौगोलिक वातावरण के प्रभाव, अर्थात इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट। इसका पब्लिकेशन वर्ष 1911 में हुआ था। भूगोल जगत के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती, क्योंकि जितने भी थॉट्स नियतिवाद से संबंधित आए वे इसी पुस्तक में देखने को मिलते हैं। प्रकृति के समर्थन से जुड़े या प्रकृति के पक्ष से जुड़े जितनी भी बातें हैं वह इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिक एनवायरनमेंट अर्थात भौगोलिक वातावरण के प्रभाव नामक पुस्तक में ही देखने को मिलते हैं। इसके बाद तीसरी पुस्तक इनकी है भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल। इसका प्राचीन इतिहास से संबंध, अर्थात द ज्योग्राफी ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन, इट्स रिलेशन टू एंशिएंट हिस्ट्री। आइए पुस्तकों के बाद इनके कुछ महत्वपूर्ण कोटेशंस को देखते हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर आते रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपने देखा होगा प्रायः इतनी अंडरलाइन सेंटेंस आता है, मानव भूतल की उपज है। अभी इसके बारे में और देखा जाएगा। कुछ लाइनें इनकी देख ली जाए। मानव भूतल की उपज है, अर्थात पृथ्वी ने उसे पुत्र की तरह पाला है, उसके समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और चुनौतियों के निवारण हेतु संकेत भी दिए हैं। मनुष्य भूतल की उपज है। इसका तात्पर्य यह है कि पृथ्वी ने मनुष्य को उत्पन्न किया है। मनुष्य भले वह माता की तरह से पैदा नहीं की है, लेकिन माता की भांति उसने मनुष्यों का, संपूर्ण मानव जाति का किसी न किसी रूप में पालन पोषण किया है, उसके समक्ष चुनौतियां प्रस्तुत की हैं और उन चुनौतियों का निवारण कैसे किया जाए इसके लिए संकेत भी दिया है। समुद्र तटीय भूभागों में लोगों को नाव खेलने के लिए मजबूत लंबी भुजाएं, पर्वतों पर चढ़ने के लिए लोहे जैसी टांगे और स्नायुओं तथा हड्डियों में कहीं न कहीं विचित्र प्रकार की शक्तियों का संचार किया है, ताकि मानव अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके। अर्थात इनकी इस बात से यह स्पष्ट होता है कि यह नियतिवाद की कठोर समर्थक थी, नियतिवाद की प्रबल समर्थक थी। तो मानव भूतल की उपज है। यह सेंटेंस प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है, तो निश्चित रूप से इसमें कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। यह कथन सैंपल का है, कुमारी एलिन चर्चिल सैंपल का है। इसके बाद दूसरा एटीट्यूड इन्होंने व्यक्त किया, धार्मिक चिंतन प्राकृतिक नियंत्रण से मुक्त नहीं है, अर्थात जैसा प्राकृतिक परिवेश होगा उस तरह का धार्मिक चिंतन होगा। उदाहरण के लिए कुछ धर्मों को ले लिया जाए। जिन धर्मों से संबंधित शास्त्रों की रचनाएं वनों और जंगलों में हुई, हिमालय की गोद में हुई, प्रकृति की गोद में हुई, पर्वतों के बीच हुई,
नदियों के किनारे हुई उस प्रकार के शास्त्र, उस प्रकार की रचनाएं देखने को मिलती हैं। जो धर्म मरुस्थलों में पनपे, उसके विचार, उनकी थॉट्स और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह वहाँ के परिवेश की देन है। तो तमाम धर्मों से संबंधित जो चीज़ें हैं, जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन पर भी इनके अनुसार वातावरण का प्रभाव, मतलब वे चीजें प्राकृतिक नियंत्रण से मुक्त नहीं है, उन पर प्रकृति के विविध रूपीय प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसके बाद तीसरा है एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद क्या है? इनके अनुसार संपूर्ण प्रकृति में एक ही आत्मा के दर्शन होते हैं। कुछ उदाहरण भी इन्होंने दिया कि रेतीले व स्टेपी प्रदेशों में सर्वत्र एक ईश्वर के दर्शन होते हैं, सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है। अर्थात रेतीले भागों में अगर आप जाएं तो पूरा का पूरा भूभाग रेत से अटा पड़ा मिलेगा, पूरा का पूरा भूभाग रेतीला प्रदेश के रूप में दिखाई देगा। अर्थात एक छोर से दूसरे छोर तक जहां भी देखिए जैसे लगता है कि एक ही आत्मा व्याप्त है, एक ही रचनाकार ने इसकी रचना किया है। ठीक उसी प्रकार से स्टेपी प्रदेशों या घास प्रदेशों के संदर्भ में इन्होंने बताया कि एक छोर से दूसरे छोर तक निगाह डालने पर सर्वत्र घास या छोटी वनस्पतियां ही देखने को मिलती हैं, जैसे लगता है किसी कलाकार ने शुरू से अंत तक एक ही प्रकार की रचना को जन्म दिया है। तो यह इनकी एकेश्वरवाद से संबंधित धारणा रही है। तो एकेश्वरवाद की धारणा किसकी है? या प्रकृति में सर्वत्र एक ही आत्मा व्याप्त है, यह महत्वपूर्ण सेंटेंस संकुल का है। इसके बाद वातावरण के प्रभाव के अंतर्गत इन्होंने 4 बातें बताई। वातावरण का प्रभाव 4 रूपों में प्रभावित करता है। पहला मानसिक प्रभाव, मनुष्य के जो थॉट्स हैं, मनुष्य के जो विचार हैं, मनुष्य के जो आइडियाज हैं, वो कहीं न कहीं वातावरण से प्रेरित होते हैं। सैंपल के अनुसार जैसा वातावरण होगा, जैसा परिवेश होगा, उसी प्रकार का विचार होगा, उसी प्रकार के थॉट्स होंगे। जैसे सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनकी अधिकांश रचनाओं में प्रकृति के ही वर्णन मिलते हैं, प्रकृति के पुट देखने को मिलते हैं। ठीक इसी प्रकार से विलियम वर्ड्सवर्थ की रचनाओं में प्रकृति के सर्वाधिक अंश देखने को मिलते हैं। अर्थात प्राकृतिक वातावरण कहीं न कहीं मानसिक विचारों को या मानसिक दिशा को भी एक निश्चित स्वरूप प्रदान करता है। तो मानसिक प्रभाव, शारीरिक प्रभाव, जैसा परिवेश होता है उस तरह की शारीरिक संरचना देखने को मिलती है। उदाहरण के लिए क्रिकेट टीमों को अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलियन टीम के खिलाड़ियों की कद काठी, लंबाई, चौड़ाई, उनका गोरापन देखा जाए, और वहीं जिम्बाब्वे और अफ्रीकन टीम को देखा जाए तो उनकी लंबाई, चौड़ाई और गोरेपन को देखा जाए तो कहीं न कहीं यह स्पष्ट होता है कि शारीरिक संरचना पर प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव होता है। जैसा प्राकृतिक वातावरण होगा उस तरह लोगों की शारीरिक संरचना होगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ध्रुवीय प्रदेशों के निवासी गर्म कपड़ों से सदैव लदे होते हैं, फर वाले कपड़ों से सदैव लदे होते हैं, और दूसरी तरफ विषुवतरेखीय वनों में रहने वाले लोग अधखुले या नंगे रूप में मचान बना करके पेड़ों के ऊपर निवास करते हैं। तो यह कहीं न कहीं प्राकृतिक वातावरण के शारीरिक प्रभाव के अंतर्गत बातें बताई गई। ठीक उसी प्रकार से तीसरा यहाँ पर इन्होंने प्रभाव के अंतर्गत बताया कि आर्थिक व सामाजिक प्रभाव। वातावरण जिस प्रकार का होगा उसी प्रकार की हमारी आर्थिक संरचना होगी, उसी प्रकार का हमारा सामाजिक परिवेश होगा। उदाहरण के लिए जो व्यक्ति मैदानी भूभाग में पैदा होता है उसके आर्थिक क्रियाकलाप मैदानी कृषि से संबंधित होते हैं। जो पर्वतीय भागों में पैदा होता है वहाँ का आर्थिक क्रियाकलाप प्रायः कृषि के रूप में सीढ़ीदार खेतों के रूप में होता है, और शहरी क्षेत्रों के जो निवासी होते हैं उनके आर्थिक क्रियाकलापों का स्वरूप दूसरा होता है, वो प्रायः द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। और ठीक इसी प्रकार से इनके सामाजिक परिवेश भी देखने को मिलते हैं। शहरी क्षेत्रों का जो सामाजिक परिवेश है वह ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक परिवेश से डिफरेंट होता है। मैदानी प्रदेशों का जो सामाजिक परिवेश है वह पर्वतीय प्रदेशों के सामाजिक परिवेश से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव यह देन किसकी है? वातावरण की। इसके बाद स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप प्रभाव। प्रायः मनुष्य जिस स्थान पर जन्म लेता है उस स्थान की प्राकृतिक संरचना का उसके ऊपर व्यापक असर होता है, उसकी मनोवृत्ति पर, उसके विचारों पर, उसके थॉट्स पे, उसके कार्यों पर।
वहाँ के परिवेश का प्रभाव पड़ता है। किंतु जब वह स्थानांतरित होता है, उदाहरण के लिए यदि कोई भारतीय सऊदी अरेबिया चला जाए तो निश्चित रूप से उसे वहाँ पहुँच करके सऊदी अरेबिया की भाषा, वहाँ की कल्चर, वहाँ के खान पान, वहाँ के रहन सहन को सीखना होगा। और जब वह भारत में आएगा तो निश्चित रूप से वह भारतीय संस्कृति को अपने साथ कहीं न कहीं समाहित किए हुए यहाँ के परिवेश में खुद को पुनः ढाल सकेगा। तो स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप तरह तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के उदाहरण और भी रूपों में देखे जा सकते हैं। जैसे यदि कोई ग्रामीण व्यक्ति मुंबई कमाने चला जाए या मुंबई रोजगार की तलाश में चला जाए तो उसे मुंबई की कला और संस्कृति, वहाँ के रहन सहन के अनुसार रहना होगा, उसे वहाँ के जीवन के अनुरूप खुद को ढालना पड़ेगा। तो स्थानांतरण के परिणाम स्वरूप विविध प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। तो कुमारी ई.सी. सिंपल के इन योगदानों से लगता है, इन कार्यों से लगता है कि यह प्रकृति की कट्टर पक्षधर थी, नियतिवाद की समर्थक थी। इस प्रकार से इन्होंने भूगोल के अंतर्गत ये सारे महत्वपूर्ण योगदान दिए। शेष भौगोलिक विचारधाराओं के अंतर्गत आगे देखा जाएगा। धन्यवाद।